बच्चा क्या देख रहा है स्क्रीन पे वो भी ज़रूरी है। रीलें देख रहा है, एक्सट्रीमली बैड। और पहले लोग मानने को भी तैयार नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि यार ऑटिज्म भी कोई चीज़ होती है क्या, ये तो ठीक है, हो जाएगा सही, बच्चा है। वो बच्चा रील देख देख के वो उसी दुनिया में रह जाता है, वो एक कुकून में रहने लगता जो है। आजकल अभी आमिर खान की एक मूवी आई, उसके बाद काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे बचपन में तो ये सब डायग्नोसिस थे ही नहीं। ऑटिज़म, ADHD सब अनडायग्नोज रह जाते थे। ऑटिज़म के बच्चे को ज़िद्दी, बिगड़ैल कह के उसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती थी। ADHD के बच्चे को जस्ट कहते थे सिली मिस्टेक करता है, मेमोरी ख़राब है। बट दीज आर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। बहुत ही गंदा फ्रेज है जो बच्चों के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पागल करके टर्म फिर यूज़ कर दिया जाता है। ऑलरेडी उसके पास बहुत हैंडीकैप है। उसको जब कोई ऐसे बोलेगा कि पागल है, ऐसा है, एबनॉर्मल है, उस पर क्या बीतेगी उस बच्चे पे, वो हम एज नॉर्मोटिपिक इंडिविजुअल समझ ही नहीं सकते। मिर्गी भी क्या ऑटिज्म या ADHD का ही पार्ट है? ये भी जेनेटिक एक डिसऑर्डर है जो जीन्स ट्रांसफ़र से होता है, या फिर ये विद एज डेवलप हो जाता है? जिनकी सिर्फ कंप्लेन थी कि बच्चा बैठे बैठे हंसने लगता है। इस कंप्लेन के लिए वो 4 साल से अलग अलग लोगों को दिखा रहे थे, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्हें लगा बच्चा पागल है, उसका झाड़ फूक भी करा लिया। स्पेशली साउथ इंडिया में एक बहुत कॉमन तरह का झटका होता है। जैसे ही बच्चे के सर पे पानी डालते हैं, स्पेशली गर्म पानी, बच्चा अकड़ जाता है, उसको झटके आ जाते हैं, रोते रोते नीला पड़ जाए और अकड़ जाए। मेरे पास रिसेंटली एक बच्चा आया था जो फ़ोन था भी नहीं उसके सामने, स्क्रॉल कर रहा है, बस स्क्रॉल करे जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि वो एक दुनिया में है, दुनिया ऐसे नहीं काम करती है। हाय डॉक्टर निशांत गोपाल सर, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। सर, आप क्योंकि एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल अभी आमिर खान की एक मूवी आई, उसके बाद काफ़ी हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सबसे पहले सर मुझे आपसे ये जानना है कि ये जो मूवी आई है, इससे आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अभी ज़्यादा बात हो रही है इसके बारे में, या थोड़ा भी और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये चीज़ें थी लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है? हाय मानवेंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो यस, डेफिनेटली इन तरह की मूवी, चाहे तारे ज़मीन हो या सितारे ज़मीन हो या और भी ऐसी कई मूवीज़ हैं, स्पेशली हॉलीवुड में आई हुई हैं, इनका आना बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए। बिकॉज ये जो ऑटिज़म, ADHD, चाहे डेवलपमेंटल डिले, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब मेन स्ट्रीम में जब हम चीज़ें लाएंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ेगी, जी सर। उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी सोसाइटी में। लोग पहले एक ऑटिस्टिक या कोई भी डेवलपमेंटल डिले वाला बच्चा होता था, उसको एक आउटलायर मानते थे सोसाइटी का, उससे इंटरेक्शन कम ही रखते थे। अपने बच्चों को भी कहते हैं कि उससे बात मत करो, वो एबनॉर्मल है या जो भी है। ये सब बहुत गलत प्रथाएं हैं, और जब ये चीज़ें मेन स्ट्रीम में आने लगेंगी, उसके बारे में बात होने लगेगी, जैसे आज हम कर रहे हैं, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द सोसाइटी, इट विल बी वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये एक अच्छा चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, एंड आई थिंक इट्स फॉर द गुड। सर थोड़ा सा सर ना ऑटिज्म के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन सभी विषयों में बात होती है वो ऑटिज्म के बारे में होती है, और सबसे कॉमन भी हम यही देखते हैं एक प्रॉब्लम बच्चों के अंदर। तो थोड़ा सर ऑटिज्म होता क्या है, बिल्कुल मुझे जैसे बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाइए सर। यूर करेक्ट इन अ सेंस कि ऑटिज्म का रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ा है। मतलब बहुत पॉपुलेशन में रिसेंटली इन लास्ट फ्यू ईयर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। जी सर। सो ऑटिज्म बेसिकली होता है कि, अगर मैं एक आम भाषा में समझाऊं, इट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर कि एक ब्रेन में कहीं कोई पुर्जा काम करना बंद कर गया, ऐसा नहीं है। इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इट्स अ बेसिकली अ प्रॉब्लम इन द वायरिंग ऑफ द ब्रेन। जैसे हमारे आपके ब्रेन में अगर A to B पॉइंट में कनेक्शन है, जिसको न्यूरोनल सिनेप्सिस बोलते हैं, एक ऑटिस्टिक बच्चे के ब्रेन में A to C है। दैट डजंट मीन कि वो बच्चा एबनॉर्मल है। इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जैसे एक रेनबो होता है, रेनबो के 7 कलर होते हैं, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, सातों कलर अलग हैं। वैसे ही एक ऑटिस्टिक बच्चा उसी रेनबो का एक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, जो बस उसकी वायरिंग अलग है दिमाग की। बेसिक अगर ऑटिज्म में प्रॉब्लम क्या होती है, जो ऑटिज्म की डायग्नोसिस होती है, वो 2 पिलर्स पे टिकती है। फर्स्ट इज सोशल कम्युनिकेशन में इश्यूज, सेकंड इज रेपिटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। तो सोशल कम्युनिकेशन में इश्यूज का क्या मतलब है? जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो हमारे बीच में वर्बल कम्युनिकेशन भी हो रहा है, नॉन वर्बल भी हो रहा है। वर्बल जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, नॉन वर्बल जो मैं एक्सप्रेशन। इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं समझ में आ रहा है मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, गुस्सा हूँ, या जो भी है। जी सर। दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
तो एक ऑटिस्टिक बच्चे में या तो दोनों में इश्यूज आ सकता है या किसी एक में इशू आ सकता है, बट वो मैंडेटरी है डायग्नोसिस के लिए। जैसे कि उस बच्चे में स्पीच डिले रहेगा, वो उसको शायद बोलने में दिक्कत रहेगी, प्लस नॉन वर्बल क्यूज बच्चा नहीं समझ पाता, समझ ही पा रहा है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। पहले एक थ्योरी होती थी कि ऑटिस्टिक बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं दूसरों के इमोशन, उसको अब वो थ्योरी चेंज हो गई है। अब उसकी डबल एम्पैथी थ्योरी आ गई है कि वो बच्चे समझ तो सकते हैं आपके इमोशन, बल्कि ज़्यादा समझते हैं एज़ कम्पेयर टू यू एंड मी प्रोबेबली, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सो उनके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जब सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है एक नॉर्मोटिपिक बंदे को, मे बी थोड़ा लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मेरे इमोशंस नहीं समझ रहा। वो बच्चा समझ रहा है बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, एंड एट दैट एज इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट। तो ये तो सोशल और वर्बल कम्युनिकेशन के इश्यूज में प्रॉब्लम आई। सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स, मतलब इन बच्चों को एक ही तरह का काम बार बार करना पसंद होता है, या फिर उनके चॉइसेस, उनके इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे हो सकता है कि उस बच्चे को कार्स एक लाइन में लगाना पसंद हो, उस बच्चे को एक ही तरह का खाना पसंद है, वो उसी तरह का खाना खाना चाहता है। हो सकता है बच्चे के बहुत रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट हों, कि उसको मान लो ट्रेन बहुत पसंद है, वो ट्रेन से ही खेलता है और किसी खिलौने से नहीं खेलता। तो ये दो मेन पिलर्स हैं ऑटिज्म के, सोशल इनहिबिशन एंड रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। सर इसी में ना एक शायद कुछ ADHD करके भी एक प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है हम लोगों के लिए कि क्या ऑटिज्म है क्या ADHD है। सर थोड़ा सा ये बताइए सर। सो ऑटिज्म और ADHD व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस, दो अलग डायग्नोसिस हैं, दो अलग टर्म्स हैं, बट बहुत ओवरलैप भी है दोनों में। जैसे कि ऑटिज्म के जितने बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देम ऑल्सो हैव हाइपर एक्टिविटी। ADHD इज बेसिकली अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिजीज। सो इन ऑटिस्टिक बच्चों में 50% में हाइपर एक्टिविटी भी रहती है, बल्कि उल्टा ADHD वाले बच्चों में ऑटिज्म इज नॉट दैट कॉमन। सो ऑटिज्म तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही। जो ADHD वाले बच्चे रहते हैं उनकी मेन इशू रहती है अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी। सो अटेंशन डेफिसिट का मतलब जैसे उनको मल्टीपल सेटिंग्स में, चाहे घर में हो, स्कूल में हो, कहीं बाहर जाएं, उनको अटेंशन देना बहुत मुश्किल होता है। स्कूल से बार बार कंप्लेन आएगी कि बच्चा ध्यान नहीं लगाता, डे ड्रीम करता रहता है, उसको याद नहीं रहता, मेमोरी अच्छी नहीं है। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी का मतलब होगा कि बच्चे में कंप्लेन आई कि बच्चे में ऐसा लगता है कि मोटर लगी हुई है, दौड़ता ही रहता है पूरे टाइम। कहीं स्पेशली न्यू सेटिंग्स में जाएगा, वो बच्चा टिकेगा नहीं एक जगह बैठ के, इधर का सामान उधर, उधर का ऊपर नीचे फर्नीचर के ऊपर चढ़ता रहेगा। सो बेसिकली वेरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड। सो ये सर दोनों, फुल फॉर्म क्या है ADHD? अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी। सो ये दोनों ऑल्दो अलग चीज़ें हैं, बट ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है, एंड दोनों का ट्रीटमेंट अलग है, थेरेपीज अलग हैं, मेडिसिन अलग हैं। सो ये हमको समझना पड़ेगा कि दोनों कितनी अलग चीज़ें हैं। सर कोई साइन बताइए जिससे पहचाना जा सके, मतलब एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग जानना चाहें, क्योंकि ऐसी चीजें कोई बच्चे मिलते हैं तो हम किसी के पेरेंट्स ऐसे पूछ भी नहीं सकते, बट इफ यू वांट टू नो, जस्ट टू हैव सम सिंपैथी फॉर देम एंड टू बी देयर टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द किड, तो हम लोगों को कैसे समझ में आए कि ये बच्चा ADHD वाला है कि ये ऑटिज्म वाला है, क्योंकि फिर हम भी उस तरीके से उस बच्चे के साथ और इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। पहले मैं ऑटिज़म के बारे में बात करता हूँ। सो ऑटिज़म के कुछ बहुत ही रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसे 1 साल तक अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है आपको, आई कांटेक्ट तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए, बट अगर 1 साल पे भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उसका नाम बुला रहे हैं तो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, कुछ उसकी वर्बल स्पीच डिले रही है। अमूमन जो इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है कि जिन बच्चों की स्पीच डिले रहती है, चाची ने बोल दिया, मामी ने बोल दिया कि हमारे बच्चे का भी था, हो जाएगा, प्ले स्कूल में डाल दो, हो जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। उससे एक बहुत डिले हो जाता है डायग्नोसिस में एंड इंटरवेंशन में। तो इन बच्चों की स्पीच डिले हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 साल तक स्पीच अच्छी थी, 1 साल से 2 साल के बीच में बच्चे का स्पीच रिग्रेशन हुआ, मतलब वो जो सीख चुका था वो भी भूल गया, या फिर उसमें स्टैग्नेशन आ गया। जो 1 साल पे बोल रहा था वही 1.5 साल पे बोल रहा है, वही 2 साल पे बोल रहा है। जनरली 1.5 साल तक बच्चे को एक शब्द बोल लेना चाहिए, और 2 साल तक 2 वर्ड फ्रेजेस आ जाने चाहिए, जैसे खाना दे दो, पानी दे दो, इतना आ जाना चाहिए। अगर 2 साल पे ये नहीं आ रहा तो इट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग।
ऐसे में आपको यू शुड कंसल्ट अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्टिव रेपिटेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ एक ही तरह के खिलौनों से खेलना, तेज़ शोर या तेज़ ब्राइट लाइट से इरिटेशन होना, एक ही प्रकार का खाना पसंद करना, हैंड क्लैपिंग करना बार बार, आँखों के सामने उंगलियां हिलाना, ये सब रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर के पैटर्न्स हैं। तो मेन यही साइंस हैं कि आई कांटेक्ट ना होना, नाम को रिस्पॉन्स ना होना, स्पीच डिले होना, रेपिटेटिव स्टीरियोटिपिकल, इनको स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स बोलते हैं, ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होना, दीज आर द मेन रेड फ्लैग्स जो अगर किसी को भी बच्चे में दिखते हैं, पेरेंट्स को दिखते हैं, दे शुड कंसल्ट अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, दे शुड कंसल्ट अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। एंड जितनी जल्दी उसमें इंटरवेंशंस होंगे उतना अच्छा होगा रिजल्ट बच्चे के लिए। सर जैसे कोई भी कपल है, अब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है कि अर्ली डेज में प्रेगनेंसी में पता पड़ जाए कि यार बच्चे को कोई डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि जो लीगली अलाउड है उस समय अबॉर्शन या कुछ इस तरीके की चीज़ें वो करा लें, और ऐसा कोई टेस्ट होता है क्या सर? सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑटिज्म और ADHD डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, प्रीनेटल टेस्टिंग ऑटिज्म में इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि वो बच्चा प्रेजेंट ही 1 साल पे करने लगेगा। इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। तो 1 से 2 साल के बीच में यूजुअली ये बच्चे प्रेजेंट करते हैं विद दीज रेड फ्लैग्स जो मैंने आपको बताए। तो प्रीनेटली मतलब जब बच्चा गर्भ में है तब डायग्नोज करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अनलेस कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां होती हैं जैसे कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस हो गई, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, 15q डिलीशन, ये सब काफ़ी सारी, और डाउन सिंड्रोम। हाँ डाउन सिंड्रोम भी है, करेक्ट। सो इन बीमारियों में इट इज़ नॉट जस्ट ऑटिज्म, उसकी और भी खूब सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम है ऑटिज्म। तो इन बीमारियों में इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोज देम प्रीनेटली जब बच्चा घर में ही है। स्पेशली अगर एक आपका बड़ा बच्चा को भी ऑटिज्म रहा है, उसकी जेनेटिक टेस्टिंग अगर हुई है और उसमें कोई आपको जीन मिली है, तो वही जीन हम घर में टेस्ट कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस से या कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से, और अगर वो जीन हमें मिलती है देन वी कैन प्लान फर्दर। उसके अलावा अगर ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, फ्रेजाइल एक्स वाले सिम्टम्स भी उस बच्चे में आए हैं तो इनकी भी जीन्स हम टेस्टिंग कर सकते हैं जब बच्चा गर्भ में है। ये सर कौन सा टेस्ट होता है? एमनियोसेंटेसिस नाम का टेस्ट होता है जिससे गर्भ से ही पानी निकाला जाता है, फिर उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, उसको होल एक्सोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। बट आई शुड टेल यू कि आज भी ऑल्दो ऐसा पॉस्टुलेट किया गया है कि ऑटिज्म की 100 से 1000 तक की कॉजेटिव जीन्स हैं, बट टिल नाउ वी हैव ओनली आइडेंटिफाइड अप टू 10% ऑफ द जीन्स कॉजिंग ऑटिज्म, क्योंकि ये एक पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, मल्टीपल जीन्स कॉज करती हैं, कोई एक सिंगल जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है जो कि ऑटिज्म कॉज करती है। ऑलमोस्ट 1000 जीन्स हैं जो ये कॉज कर रही हैं, और वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज 1000 जीन्स। तो सिर्फ 10% चांस है कि आपको एक जेनेटिक टेस्ट से ऑटिज्म की वो जीन मिल जाए, बट येस डेफिनेटली हाई चांस अगर इन प्रूवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से है, फ्रेजाइल एक्स है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, 15q डिलीशन, इन सब में से है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चांस है कि हमको मिल जाएगी जेनेटिक टेस्ट में। सर एक चीज़ मुझे आपसे इस पे पूछनी है कि क्या इसमें पेरेंट्स के जीन्स का रोल रहता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जा रही है, या क्योंकि बहुत मैं आपको इस टॉपिक को इतना रिलेट भी इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरी एक कज़िन है, तो उनको जो बेबी है वो ऑटिस्टिक है, पर मुझे जो आपकी बात से समझ में आ रहा है कि वो ADHD है, मतलब नॉट ऑटिज्म, वो ADHD है। ओके, तो मेरा सर ये इसलिए भी थोड़ा इस पे क्वेश्चन, थोड़ा और जागरूकता बढ़ रही है चीज़ें, और थोड़ा देखा भी है आसपास, तो मुझे ये पूछना है सर इसमें क्या पेरेंट्स का या उनके फैमिली का जीन्स रहता है? क्योंकि जहाँ से मैं आ रहा हूँ मैंने जो देखा है उसमें ऐसा तो नहीं था कहीं भी, फिर ये कैसे हुआ? करेक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन रहता है। कई पेरेंट्स, स्पेशली इंडिया में ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है, खुद को ब्लेम करते हैं, स्पेशली मदर को ब्लेम किया जाता है हम्म। कि हमारी फैमिली में तो नहीं है, तुम्हारी फैमिली से आया होगा, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो ऑटिज्म में है क्या, ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑटिज्म इज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक्स, बाकी 30 to 40% एनवायरमेंटल कॉज होता है। ठीक है, सो जेनेटिक कॉज में ज़रूरी नहीं कि अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है बच्चे को वो पेरेंट्स से ही आई हो, इट इज़ पॉसिबल कि पेरेंट्स से आई हो, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी।
तो बच्चे में खुद पहली बार वो म्यूटेशन हो सकते हैं जिनको डिनोवो म्यूटेशंस बोलते हैं, विच कैन कॉज ऑटिज्म। ठीक है, इसके अलावा अगर कंसैंगुइनस मैरिज है, मतलब रिलेशन में शादी हुई है, इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ में जैसे काफ़ी कॉमन है फर्स्ट कज़न से शादी करना, मामा से शादी कर लेना, उन कम्युनिटीज़ में जेनेटिक प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस ज़्यादा है। इसके अलावा सिर्फ जेनेटिक कॉजेज़ ही नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स कई बार खुद को ब्लेम करते हैं कि हमसे आया होगा, द विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो इसके अलावा एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी होते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज़ जैसे जब बच्चा गर्भ में होता है, हो सकता है उसको लेड एक्सपोजर हुआ हो, कुछ माइकोटॉक्सिन्स का एक्सपोजर हुआ हो, पेस्टिसाइड एक्सपोजर हुआ हो। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस समय, अगर बच्चा प्रीटर्म पैदा हुआ है, समय से पहले पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट पैदा हुआ है, या फिर बच्चा देर से रोया है, इन सब कंडीशंस में भी दीज आर एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। तो बच्चे को एक तरफ ऑलरेडी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है टुवर्ड्स ऑटिज्म, उसको रिस्क था ऑटिज्म होने का, प्लस एक एनवायरमेंटल ट्रिगर उस पर पड़ा, तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन होती हैं दैट कैन कॉज ऑटिज्म। सर मैं ना एक बुक पढ़ रहा था, तो फॉरेन की बुक थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें ये बात लिखी हुई थी, मैं अभी आपने एक बात बोली, मैं उसी से पूछना चाह रहा हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज जो होती है ना, उसने ऐसा लिखा था, जिन्होंने वो बुक लिखी थी, कि बेस्ट होती है फॉर द किड्स। करेक्ट। और अभी आपने बोला कि सेम कम्युनिटी में शादी, या फिर बहुत लोग तो सेम फैमिली में, बहुत कम्युनिटीज में होती है, राइट। तो थोड़ा सर इसको एक्सप्लेन करिए ना सर। सो इंडिया में जो हमारे वेदों में लिखा है कि गोत्र के बाहर शादी करनी है, विच वॉज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड उस टाइम के लिए दे हैड अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि अगर फैमिली के अंदर शादियां होती हैं इट प्री डिस्पोजेस फॉर सम जेनेटिक कंडीशंस। उनने देखा होगा ओवर जनरेशंस कि जब परिवार के अंदर शादी होती हैं बच्चों में कुछ ना कुछ गड़बड़ें आती हैं, कुछ हो सकता है बच्चा विकलांग हो या फिर कुछ और जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो ओवर जनरेशंस दे मस्ट हैव थॉट कि गोत्र के बाहर शादी करनी चाहिए। आज हम वो सब भूल गए हैं। कुछ कम्युनिटीज़ में स्पेशली फैमिली के अंदर शादी करने से होता क्या है, हो ज़रूरी नहीं कि उन लोगों में, उन माता पिताओं में वो प्रॉब्लम हो। हर जो जीन होती है उसकी 2 कॉपीज़ होती हैं हमारे पास, तो हो सकता है कि एक कॉपी उसकी ख़राब हो उस पूरी फैमिली में, पर जब तक कि दूसरी कॉपी काम कर रही है तो वो डिजीज़ मैनिफेस्ट नहीं करेगी उस इंसान में। पर जब ऐसा चांस होता है कि दोनों माता और पिता दोनों में वो एक एक खराब जीन की कॉपी आ गई, और बच्चे में दोनों पेरेंट्स से वो एक एक खराब जीन आ गया, तब वो मैनिफेस्ट करता है एज द डिजीज़। 25% चांस होता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को पेरेंट से बच्चे में आने का। इसीलिए ये पहले सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऐसा कई बार पेरेंट्स का सवाल रहता है कि हमारी फैमिली में तो नहीं है, हमारी फैमिली में तो एपिलेप्सी नहीं है, ऑटिज्म नहीं है, फिर कहाँ से आ गया? तो या तो उस बच्चे में डी नोवो म्यूटेशन हुआ है, मतलब खुद ही पहली बार दोनों जीन्स की कॉपी खराब हुई है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन रही है उसमें, इसलिए हो गया है बच्चे को, या फिर कंसैंगुइनस मैरिज रही है, मतलब रिलेशन में शादी हुई है जिसकी वजह से दोनों खराब जीन्स आ गई हैं बच्चे। मुझे लगता है सर कभी कभी जो गोत्र वाला भी था ना, कि हर मतलब कास्ट में भी गोत्र जो शादी होती हाँ। थी, तो पहले उसमें ये बोला जाता था कि अपने गोत्र में मत करो, थोड़ा हाँ। बाहर करो। तो उसमें भी शायद यही लॉजिक होगा कि यार बहुत पुराने जमाने में क्या पता वंशज रहे हो, जीन्स हाँ, सेम एग्जैक्टली। हो, तभी क्योंकि तुमने वो देखा होगा कभी ना कभी। हम्म। सर हमने आजकल एक टर्म नहीं सुनी है, वर्चुअल ऑटिज्म, तो ये क्या चीज़ है सर? वर्चुअल ऑटिज्म बहुत ही एक रीसेंट फिनोमेना हमने नोटिस किया है, स्पेशली आफ्टर कोविड। सो इसमें होता क्या है, मैंने आपको समझाया कि ऑटिज्म में बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बहुत मेंबर्स नहीं रहते फैमिलीज़ में बच्चे को देखने के लिए। चाहे बच्चे को खाना खिलाते समय फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चा रो रहा है फ़ोन पकड़ा दिया, माँ को कुछ काम है किचन में, बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया, छोटा और बच्चा हो गया है घर में, छोटे बच्चे को देखना है, बड़े बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया। इसकी वजह से क्या हो गया है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, ऐसे-ऐसे बच्चे आते हैं जो 8-8, 10-10 घंटे फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं, रीलें देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या हो उनके। रहा है तुम? तो इसकी वजह से जो 1 साल से 2 साल के बीच का समय होता है जब बच्चा नई स्किल्स गेन कर रहा होता है, चाहे स्पीच की स्किल्स हों, चाहे सोशल कम्युनिकेशन की हो, इमोशनल स्किल्स हों, दूसरे के इमोशन समझना, खेलना, दूसरों से इंटरैक्ट करना,
वो स्क्रीन उस बच्चे से वो समय छीन लेती है, और जो ब्रेन की ग्रोथ होनी चाहिए विद अ नॉर्मल इंटरेक्शन, स्पीच इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, वो बच्चे से छिन जाता है उस समय। ये बच्चे, इवन दो दे डू नॉट हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं रहे हैं, जस्ट बिकॉज स्क्रीन देखने की वजह से ये बच्चे ऑटिज्म में लैंड अप कर जाते हैं। गुड थिंग अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म इज कि इसकी रिकवरी इज मच बेटर देन अगर सिर्फ प्योर जेनेटिक कॉजेज हैं। बच्चे का स्क्रीन टाइम ड्रास्टिकली कम करना होगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो करना होगा। आईएपी जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उसके हिसाब से 2 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम ज़ीरो होना चाहिए। 2 से 5 साल तक के बच्चे का मैक्सिमम ऑफ 1 आवर, 5 साल से 10 साल तक का 2 आवर्स मैक्सिमम। 2 आवर्स का ये मतलब नहीं कि 2 घंटे बच्चे को स्क्रीन देनी ही देनी है। 2 घंटे अगर आप स्क्रीन दे रहे हैं, इट शुड ओनली बी अ प्रोडक्टिव टाइम। बच्चा क्या देख रहा है स्क्रीन पे वो भी ज़रूरी है। रीलें देख रहा है, एक्सट्रीमली बैड। चाहे इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, शॉर्ट कंटेंट वाली रील्स आजकल बहुत चल गई। बहुत चले। वो बच्चा रील देख देख के वो उसी दुनिया में रह जाता है, वो एक कुकून में रहने लगता है। उसको लगता ही नहीं कि वो एक असली दुनिया में रह रहा है, उसको लगता है वो रील की ही दुनिया में रहता है। मेरे पास रिसेंटली एक बच्चा आया था जो फ़ोन था भी नहीं उसके सामने, स्क्रॉल कर रहा है, बस स्क्रॉल करे जा रहा है। उसको पता ही नहीं है कि वो एक दुनिया में है, दुनिया ऐसे नहीं काम करती है। तो ये बच्चे बहुत ही ख़राब ऑटिज़म में लैंड अप कर सकते हैं, बट अगर आइडेंटिफाई हो गया, इंटरवेंशन स्टार्ट हो गए, वर्चुअल ऑटिज़म में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर क्या एक ऑटिस्टिक किड जो है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? 100% जी सकता है, प्रोवाइडेड बच्चे का इंटरवेंशन है, जो थेरेपीज़ हैं, वो सही टाइम पे और जितना जल्दी स्टार्ट किया गया उतना अच्छा होता है। प्रोवाइडेड उसकी डायग्नोसिस जल्दी हो, उसकी थेरेपी सही जगह पे और जल्दी स्टार्ट की गई हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जो उसकी डायग्नोसिस बना सके, जो इतना क्वालिफाइड हो, इतना वेल ट्रेन्ड हो कि उसकी डायग्नोसिस बनाए। फिर आपकी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है, जो कि है थेरेपी की। थेरेपी के लिए भी बहुत ज़रूरी है वेल ट्रेन्ड थेरेपिस्ट हो। उसके साथ कुछ मेडिकेशंस का भी रोल होता है। हर बच्चे को मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट वो एक डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। बट येस, एक नॉर्मल ज़िंदगी डेफिनेटली जी सकता है बच्चा। कई बच्चे होते हैं जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की डायग्नोसिस से बाहर भी आ जाते हैं। रिसेंटली ही 1-2 महीने पहले बच्चा आया था, बहुत ही मॉडरेट ऑटिज़म में आया था इनिशियली। ओवर कोर्स ऑफ 3 इयर्स, 4 इयर्स, ही हैज़ आउटग्रोन दैट डायग्नोसिस। अब कुछ और हाइपर एक्टिविटी के फीचर्स उसमें ज़रूर थे, बट दैट चाइल्ड हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म। दूसरी एक बात कि नॉर्मल लाइफस्टाइल क्या होती है। जैसे मैंने बताया, हम इट्स अ रेनबो, ठीक है। हर बच्चा अलग है। अगर मैंने ऑटिज़म के 1000 बच्चे देखे हैं, वो 1000 अलग अलग बच्चे हैं। एक ऑटिज़म का बच्चा दूसरे ऑटिज़म के बच्चे के जैसा नहीं है। जैसे कि मैं और तुम, हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ अलग हैं, हम दोनों अलग हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए जो नॉर्मल है मेरे लिए नॉर्मल ना हो, मेरे लिए जो नॉर्मल है तुम्हारे लिए नॉर्मल ना हो। तो सबसे पहले तो सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि लोगों को नॉर्मल एबनॉर्मल के खांचों में डालना बहुत गलत है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ख़राब है। तो सोसाइटी को सबसे पहले एक्सेप्टेंस करना होगा स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का। फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी क्या है? मेरे हिसाब से नॉर्मल ज़िंदगी वो है कि अगर एक बच्चा बड़ा होके अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए एक प्रोडक्टिव सिटीज़न बन पाए, अपने अपना ख्याल रख ले, अपने घर वालों का ख्याल रख ले, मेरे लिए वो एक बहुत नॉर्मल ज़िंदगी है। तो क्या एक ऑटिस्टिक बच्चा ये सब कर सकता है? 100% कर सकता है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क, ही इज़ ऑटिस्टिक। ही हैज़ टोल्ड इट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। उसको एस्पर्जर सिंड्रोम है, विच इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म। तो अगर वो एक आदमी जिसको ऑटिज्म है, वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल अमीर आदमी बन सकता है, डेफिनेटली व्हाई नॉट। एक नॉर्मल ज़िंदगी 100% जी सकता है। सर अभी जैसे आप ऑटिस्टिक, हम ऑटिज्म की बहुत बात कर रहे हैं, थोड़ा सर एडीएचडी के बारे में बताइए कि क्या है ये। जैसे ऑटिज्म पे हमने बात किया, एडीएचडी पे भी किया, कोई ऐसी चीज एडीएचडी पे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी हो और जो भी लोग इसको देखें तो उनको थोड़ा समझ में आए कि हाँ यार इसमें भी ये चीजें हो सकती हैं। ADHD, जैसे मैंने बताया, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इन बच्चों में ऑटिज्म के फीचर्स ज़रूरी नहीं है कि मिलें।
ऑटिज्म के बच्चों में हाइपर एक्टिविटी मिल सकती है, बट हम्म। एडीएचडी के बच्चों में एक्सक्लूसिवली हाइपर एक्टिविटी या अटेंशन डेफिसिट ही मिल सकता है। इन बच्चों के साथ मेनली क्या कंप्लेंट्स आती हैं कि बहुत हाइपर एक्टिव हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते। अगर उनको एक कमरे में छोड़ दो वो पूरा फर्नीचर ऊपर नीचे कर देंगे। अगर स्कूल में जाएंगे तो वहाँ टिक के नहीं बैठेंगे। उनका अटेंशन बहुत ख़राब रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। और ये मल्टीपल सेटिंग्स में होगा। अगर सिर्फ बच्चा स्कूल जाके यही कर रहा है तो हो सकता है उसको स्कूल की एनवायरनमेंट नहीं पसंद है। अगर सिर्फ घर में ही कर रहा है तो हो सकता है उसको घर में कोई इश्यूज हो। बट अगर मल्टीपल सेटिंग्स में सेम बिहेवियर है बच्चे का, उसको अटेंशन डेफिसिट है, याद नहीं रहती चीज़ें, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करता है। जैसे हमारे बचपन में तो ये सब डायग्नोसिस थे ही नहीं, ऑटिज्म एडीएचडी सब अनडायग्नोज रह जाते थे। ऑटिज्म के बच्चे को जिद्दी बिगड़ैल कह के उसकी डायग्नोसिस मिस हो जाती थी। एडीएचडी के बच्चे को जस्ट कहते थे सिली मिस्टेक करता है, मेमोरी खराब है। बट दीज आर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अगर ये आपने डायग्नोज कर लिए, स्पेशली एडीएचडी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। मेडिसिन स्टार्ट हो गई, थेरेपी स्टार्ट हो गई, दे हैव अ वेरी गुड आउटकम। सर एडीएचडी से ही ना मुझे याद आया, हमारे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं ग्लेन फिलिप, और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, और वो कैच वैच बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब उनके जैसा फिटनेस तो नहीं देखी कहीं पे, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत फिट है, ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब ठीक है, बट उनकी जो जंप एंड ऑल है वो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ये बोला कि क्योंकि मुझे एडीएचडी था तो मुझे लगता है कि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो क्या ये होता है क्या? हाँ डेफिनेटली, मैं एडीएचडी वाले पेरेंट्स को स्पेशली हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालिए। जो भी फिजिकल स्पोर्ट्स हो गए जिनमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसमें दे हैव एन आउटलेट फॉर देयर एक्सेसिव एनर्जी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे क्रिकेट हो या रनिंग हो, एथलीट्स हो, दे कैन हैव अ वेरी गुड करियर इन स्पोर्ट्स डेफिनेटली। सर आपने ना ऑटिज्म पे बोला कि थेरेपिस्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स अच्छा डॉक्टर ढूंढना पहले जरूरी है, देन थेरेपिस्ट ढूंढना जरूरी है। सर ये थेरेपीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और कैसे हम ढूंढें कि भाई ये थेरेपिस्ट अच्छा हो सकता है? सो नॉट जस्ट फॉर थेरेपिस्ट, फॉर अ डॉक्टर आप पहले देखिए उसने कहाँ से अपनी डिग्री ली है, क्या उसकी ट्रेनिंग है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स में। वैसे ही थेरेपिस्ट की क्या इज ही क्वालिफाइड और इज ही जस्ट ट्रेंड। एक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करिए, चाहे ऑनलाइन हो, बट डोंट गो ओनली ऑन ऑनलाइन रिव्यूज़, वो सब खरीदे जा सकते हैं, एवरीबडी नोज। तो चाहे और किसी बच्चे के पेरेंट्स से उसका फीडबैक लीजिए। सो ये सब चीज़ें हैं। यू शुड फाइंड अ गुड डॉक्टर एंड अ गुड थेरेपिस्ट बिफोर यू जंप इन टू ट्रीटमेंट। मेरे पास कुछ महीने पहले एक पेरेंट आए थे हु वर साइंटिस्ट देमसेल्व्स। उनको कहीं से शायद गलत ओपिनियन मिली होगी, बच्चे को ऑटिज्म था, उनको ओपिनियन मिली कि स्टेम सेल थेरेपी करा लो। उन्होंने जाके कुछ 5-6 लाख रुपए उस पर खर्च किए, बच्चे की स्टेम सेल थेरेपी करा ली, विच इज़ प्रूवन फ्रॉड। अगर आई वाज सरप्राइज कि एक साइंटिस्ट पेरेंट ऐसा कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड किस मानसिक स्थिति से पेरेंट्स इमोशनल गुजरते हैं, कितने ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, हो सकता है उस ट्रॉमा में उनने ये किया। बट अगर वो सिर्फ गूगल कर लेते, आजकल तो यही का ज़माना है, चैट जीपीटी पे कर लेते, एक एक रिसर्च पेपर पढ़ लेते, तो उनको पता चलता है कि ये स्टेम सेल थेरेपी इज़ अ टोटल फ्रॉड। बल्कि इट इज़ नॉट ओनली अ फ्रॉड, एनएमसी के द्वारा इट इज़ बैंड इन इंडिया फॉर ऑटिज्म। इसमें क्या करते हैं सर इस थेरेपी में? थेरेपी वो टोटल फ्रॉड ही है, उसमें कुछ करते ही नहीं। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ही नहीं हुई है कि हम स्टेम सेल थेरेपी कर पाएँ ऑटिज्म के बच्चों की। मतलब देर इज कोई मशीन जिसमें लोगों को बताते हैं कि ऐसे इवन आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, बिकॉज अच्छा। ऐसे कुछ होता ही नहीं है। ओके। किस लिए उनसे इतना पैसा लिया गया, ना उनने मेंटल ट्रॉमा उसमें भी झेला होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए एक बहुत करेक्ट ओपिनियन, एक सबसे पहले करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट ट्रीटमेंट, करेक्ट थेरेपिस्ट इसलिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऑटिज्म के नाम पे दुनिया भर में फ्रॉड चल रहा है। कमिंग टू थेरेपीज़ क्या होती हैं, सो ऑटिज्म के बच्चों की 4-5 मेन थेरेपीज़ होती हैं। सबसे पहले बिहेवियरल थेरेपी लाइक अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस होती है बच्चों की, स्पीच थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, सोशल इंटरैक्शन के लिए थेरेपीज़ होती हैं, स्पेशल एजुकेशन होता है। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज़। लाइक बिहेवियरल थेरेपी में हम बच्चे को, जैसे अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस है, इसमें छोटी छोटी स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट,
तो मैंने जैसे बताया ऑटिज्म के बच्चे को आई कांटेक्ट नेचुरली नहीं आता है, तो उनको हम सिखाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल पेरेंट बबल्स लेके उसके सामने ब्लो करे तो वो बबल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, दे विल ट्राई टू लुक एट द पेरेंट। या फिर बच्चे को बोलो पेरेंट के बिंदी लगाए सर पे। तो दिस इज समथिंग टू जस्ट इंक्रीज द आई कांटेक्ट। दूसरा जैसे ग्रीटिंग, ऑटिज्म के बच्चों को जैसे कि नए लोगों से मिलते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ग्रीटिंग देम, उनसे आई कांटेक्ट मिला के। तो अब ग्रीटिंग के जैसे कई पार्ट्स होते हैं। मैं आया, आपसे आंखें मिलाई, हाथ मिलाया, स्माइल किया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में है। तो इसी प्रक्रिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके पहले बच्चे को आई कांटेक्ट सिखाना, फिर कि उसको देख के स्माइल करे, फिर हाथ मिलाए, और जब वो ये करने लगे तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। इसके अलावा स्पीच थेरेपी, जिसमें बच्चे को वो स्पीच उसकी इम्प्रूव करना सिखाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें बच्चे को अपना ख्याल रखना, टॉयलेट जाना या छोटी छोटी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें करना, वो सिखाया जाता है। तो ये दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज। सर लगभग कितना समय लगता है किसी बच्चे को सीखने में ये सब? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता भी है पेरेंट्स से सवाल। इसका अगेन जवाब कोई एक सिंगल जवाब नहीं है कि 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। हर बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्पेक्ट्रम है लाइक अ रेनबो। तो वो 0 से लेके 100 तक किसी भी स्पेक्ट्रम पे लाई कर सकता है बच्चा। वैसे ही बच्चे का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो भी बहुत अलग होता है हर बच्चे का? हाँ, जैसे ऑटिज्म को हम लेवल्स में ग्रेड करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 बहुत ही माइल्ड टाइप का ऑटिज्म होता है, डेफिनेटली उनका रिस्पॉन्स बेटर होता है। लेवल 2 थोड़ा और समय लेता है, उनको ज़्यादा थेरेपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। लेवल 3 इज़ प्रोफाउंड ऑटिज्म। तो सब अलग अलग समय लेते हैं, बट डेफिनेटली पेरेंट्स को ये समझना होगा कि ये दिनों की, हफ्तों की बात नहीं है, महीनों सालों तक थेरेपी चल सकती हैं। हो सकता है एडल्टहुड में तक जाके थेरेपी लेनी पड़े। ज़रूरी नहीं है जो बचपन में ऑटिज्म का फॉर्म था वही एडल्टहुड में भी जाके हो। एडल्टहुड में हो सकता है अगर थेरेपी नहीं ली गई सही समय पे बच्चे को, हो सकता है बच्चा बड़ा होके डिप्रेसिव हो जाए, एंग्शियस हो जाए, एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको सही टाइम पे स्टार्ट किया जाए, और एक टाइम लाइन देना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कोई एक वन साइज फिट्स ऑल थेरेपी नहीं होती है हर बच्चे के लिए। सर ऑटिज्म की क्या क्या थेरेपीज होती हैं, और कुछ जगह बताइए जहाँ पे सबसे बेस्ट तरीके की थेरेपीज मिल जाए बच्चों को? सो थेरेपीज़ क्या हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक सही पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, सही डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि आज ऑटिज़म के नाम पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत अनक्वालिफाइड लोग इस काम में हैं। तो अपना अपोलो लखनऊ में वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ मी बीइंग अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, वी हैव अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। हमारे पास वेल ट्रेन्ड थेरेपिस्ट्स हैं जो कि इसी में वेल ट्रेन्ड हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। तो ऐसे में बच्चों को बहुत सहूलियत होती है कि एक ही जगह पे एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट हो जाए बच्चे का। सर थोड़ा एक चीज़ ये बताइए कि किसी के बेबी हुआ तो हम कैसे पहचान, मतलब एज ए पेरेंट वो कैसे पहचाने कि यार ये बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है और इसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं? और कोई मिनिमम एज भी होगी, क्योंकि बच्चा जब बहुत छोटा होगा तब तो थेरेपीज भी वर्क नहीं करेंगी। तो ये चीज़ थोड़ा समझाइए सर। जो ऑफिशियल डायग्नोसिस है हमारी DSM-5 गाइडलाइंस के हिसाब से, वो 3 साल पे बनती है ऑटिज्म की। ओके। बट ऐसा नहीं है कि आपको 3 साल तक वेट करना है। ऑटिज्म के साइंस बहुत पहले से देखने में मिल जाते हैं बच्चे को। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है बच्चा, आई कांटेक्ट तो 2 महीने की उम्र पे ही आ जाता है बच्चों को। सोशल स्माइल आ जाती है, बच्चे जब माँ को देखता है स्माइल करता है। अगर 6 महीने तक बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है, देख के आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, आपको कुछ रेड फ्लैग्स रेज हो जाने चाहिए। उसी समय आपको एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। बच्चा इंटरेक्ट नहीं। हाँ, इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, आप उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा आपके साथ नहीं खेल रहा, वो अपनी ही दुनिया में है, उसी एक खिलौने के साथ खेलता जा रहा है। आप उसको कुछ दिखा रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ वहाँ दिखा रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, वो नहीं देख रहा उसकी तरफ, वो अपने में ही बिजी है। प्लस स्पीच डिले हो रहा है। तो स्पीच डिले के लिए पहले भी मैंने बताया, जैसे बहुत वेट करना एक कॉमन बात है इंडिया में, कि हमारे चाचा के लड़के का भी ऐसे ही हुआ था,
हमारे बच्चा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। इस प्रक्रिया में बहुत समय लूज़ हो जाता है और जो अर्ली इंटरवेंशन का जितना स्कोप है वो हम लूज़ कर देते हैं। तो अर्लीस्ट जो डायग्नोसिस हो सकती है ऑटिज़म की, दैट इज़ बाय 1 ईयर। बाकी लेटेस्ट तो इवन एडल्टहुड में कई लोग डायग्नोज हुए हैं विद ऑटिज़म। सर एक जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स वेट कर लेते हैं, तो हमारे इंडिया में एक ये भी है, क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं है, ये तो तुम्हारी गलती से हो गया, आपने बात रखी भी। और पहले लोग मानने को भी तैयार नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि यार ऑटिज्म भी कोई चीज़ होती है क्या, ये तो ठीक है, हो जाएगा सही, बच्चा है। और एक चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बार जब बच्चे इस तरीके से बिहेव करते हैं तो फिर हमारे देश में एक टर्म यूज़ कर लेते हैं कि ये चिल्ड्रन में स्पेशल किड्स हैं, जिनको बहुत बार बोल दिया जाता है कि मेंटली शायद इनको कोई इश्यूज़ हैं। और बहुत ही गंदा फ्रेज़ है जो बच्चों के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक पागल करके टर्म फिर यूज़ कर दिया जाता है। और सर मैं ना अभी मूवीज़-वूवीज़ सब देख के ना मैं रिलेट कर रहा हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, उस समय भी बहुत सारे लोगों को हम ऐसे देखते थे। बट क्योंकि तब डायग्नोस नहीं होता था, इतनी चीज़ें नहीं थी, तो क्या पता उन लोगों को उस एज तक कभी ट्रीटमेंट ही नहीं मिली और इसलिए वो वैसे के वैसे रह गए। बहुत अच्छा पॉइंट तुमने रेज किया है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मैं एक बॉय स्कूल से हूँ। वो हमारे स्कूल में बहुत आम प्रैक्टिस थी एक दूसरे की टांग खींचना। स्पेशली जो शाही बच्चे होते थे उनकी बहुत टांग खींची जाती थी और हमारे में कॉमन माना जाता था कि हाँ तुम हमारी टांग खींच लो, हम तुम्हारी टांग खींच ले। ऐसे ही चलता था। हम्म। तब बुलिंग और ऑटिज़म, एडीएचडी सब कुछ नहीं पता होता था हमको, ऑब्वियसली छोटे थे उस समय, ये थे भी नहीं इतने प्रेवलेंट। तो ऐसे ही चलता रहा। 20 साल बाद, स्कूल से पास आउट होने के 20 साल बाद, मेरे एक दोस्त को एक दिन फेसबुक पे मैसेज आया हमारे एक बैचमेट से कि तुमने मुझे स्कूल में इतना बुली किया है, उसकी वजह से आज मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ और तुम उसके ज़िम्मेदार हो। आप सोचिए, एक ये तो एक जो बोलते हैं नॉर्मल बच्चा था, हो सकता है वो थोड़ा शाई रहा हो, उस पे बुलिंग का इतना बुरा असर पड़ा कि 20-25 साल बाद जाके जो उसको डिप्रेशन है, आज उसको वो अपने बुली को उसका ज़िम्मेदार मानता है। तो सोचिए, एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा जो ऑलरेडी उसके पास बहुत हैंडीकैप हैं, उसको जब कोई ऐसे बोलेगा कि पागल है, ऐसा है, एबनॉर्मल है, उस पे क्या बीतेगी उस बच्चे पे, वो हम एज़ नॉर्मोटिपिक इंडिविजुअल समझ ही नहीं सकते हैं। रिसेंटली एक बच्चा आया था मेरे पास, ऑटिस्टिक बच्चा था, उसकी ऑटिज़म की डायग्नोसिस हो रखी थी, बट सोशल इंटरैक्शन उसका विद थेरेपी इम्प्रूव काफ़ी हो गया था। फिर एक दिन वो कहीं पार्क में गया होगा, पार्क में उसको एक दूसरा बच्चा मिला। उसके बच्चे के जो पेरेंट थे, उनने उसके सामने बोल दिया, या उस बच्चे ने ओवरहर्ट कर लिया कि ये पागल है, इसके साथ मत खेलो। वो बेचारा बच्चा अगले दिन से पार्क जाने से उसने मना कर दिया। उसका टोटल रिग्रेशन हो गया, जितनी भी हमने थेरेपी से उसका इम्प्रूवमेंट किया था, सब वापस रिग्रेशन हो गया। वो बच्चा अब सिर्फ अपने घर में अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता है। वो कहता है मैं पार्क नहीं जाऊंगा, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना। अब सोचिए, एक कितना, एक बच्चे के साथ हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी। तो एज डॉक्टर्स, एज पेरेंट्स, एज अ सोसाइटी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ हमको कैसे बर्ताव करना है। उनको हमारी घृणा या हमारी दया की ज़रूरत नहीं है। उनको एज एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे हम किसी और भी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते, हो सकता है इन बच्चों के साथ और ज़्यादा हमें एफर्ट देना पड़े। हमारे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, आप उनसे जाके मिलिए, उनके साथ दोस्ती करिए, उनको अपना दोस्त बनाइए। उनको दया या उनसे कोई अलग तरह का व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीट देम एज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो ये सिर्फ हम अपने उस बच्चे के लिए नहीं कर रहे जिसको स्पेशल नीड्स हैं, ये हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, टू मेक देम अ बेटर ह्यूमन बींग, टू मेक अस अ बेटर सोसाइटी। सर आपने ना अभी एक बुलिंग का टॉपिक छेड़ा, और ये मतलब एक्चुअली में काफ़ी हम मतलब मैं भी रिलेट करता हूँ, जो कि हमारे भी स्कूल में ये चीज़ें करी जाती थी, सीनियर्स ये करते थे। और आजकल भी मुझे लगता है ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एज ए डॉक्टर आपके पास बच्चे आते होंगे। थोड़ा सर इसके बारे में बताइए। बुलिंग का बहुत ख़राब असर होता है, नॉट जस्ट ऑन द चिल्ड्रन, और शाई हो जाते हैं एडल्टहुड में भी जाके। दे कैन हैव अदर इश्यूज बिकॉज ऑफ बुलिंग जो उन्होंने चाइल्डहुड में झेली हो, जैसे एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एज पेरेंट्स,
हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। एज टीचर्स हमें अवेयर रहना चाहिए कि कहीं कोई क्लास में ऐसा शाई बच्चा तो नहीं है जिसको बुलिंग हो रही है, क्या वो और अपने शेल में तो नहीं जाता जा रहा। तो ये एज टीचर्स भी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है कि आइडेंटिफाई करना कि ऐसा तो नहीं हो रहा उनकी क्लास में। तो उसको जितनी जल्दी हम एड्रेस करेंगे उतना उस बच्चे के लिए अच्छा होगा, उतना उस सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। और सर बुलिंग ना, मुझे अब चूंकि ये बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे बच्चे की बुलिंग नहीं करते हैं। बहुत बार पेरेंट्स ना जाने अनजाने या टीचर्स ना जाने अनजाने और रिलेटिव्स भी काइंड ऑफ वो बुलिंग ही होता है। जैसे दे यूज टू कंपेयर यू, या फिर वो बोलते हैं अरे तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी काइंड ऑफ बुलिंग ही है। हाँ, स्पेशली जैसे हमारे जब हम स्कूल में थे, ऑटिज़म एडीएचडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कोई स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सब टीचर्स के लिए सब बच्चे बराबर थे। और अगर कोई बच्चा पढ़ाई में स्लो है तो उसको मारा जाता था, उसको डांटा जाता था। अब हम सोचो ना, वो बच्चा उस पायदान पे नहीं है, एक नॉर्मल बच्चे या न्यूरोटिपिकल बच्चे जो होते हैं उस पायदान पे नहीं है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते एक न्यूरोटिपिक इंडिविजुअल के साथ। जब वो यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ तक पहुँच पा रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको यहाँ रहना चाहिए। वो बच्चा अपने लेवल पे ही बहुत कुछ कर ले रहा है, तो उसको डांटना मारना, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आज तो फिर भी पेरेंट्स में और टीचर्स में बहुत अवेयरनेस है कि ये होते क्या हैं कॉन्सेप्ट्स, और बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, स्पेक्ट्रम पे लाई कर सकते हैं। तो आजकल तो फिर भी थोड़ा कम हो गया है, विच इज़ अ गुड चेंज आई सीन इन द सोसाइटी। थोड़ा मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट का भी है, बहुत लोग डर के भी ऑफ कोर्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बट ठीक है ना। हाँ, डेफिनेटली। वो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अब थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया है। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मुझे याद है कुछ समय पहले तक ये सब टर्म बोलना बहुत कॉमन थी, बट फिर उसको बोला गया कि नहीं आप बोलेंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इस तरीके की। सर अभी मेरा आपसे इसी पे आगे क्वेश्चन है कि हम एक टर्म सुनते हैं मिर्गी, और बच्चों में भी ये होती है, एडल्ट में भी होती है। तो मिर्गी भी क्या ऑटिज्म या एडीएचडी का ही पार्ट है? ये भी जेनेटिक एक डिसऑर्डर है जो जीन्स ट्रांसफर से होता है, या फिर ये विद एज डेवलप हो जाता है? तो ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। ऑटिज़म बहुत अलग है, मिर्गी अलग है, एडीएचडी भी अलग है। ये हो सकता है कि एक मिर्गी के बच्चे में साथ में ऑटिज़म हो, बट दोनों का ओवरलैप ऐसा नहीं है। तो मिर्गी बेसिकली जो एपिलेप्सी होती है वो क्या होती है कि हमारे ब्रेन में स्टिमुलेशन होता है और इनिबिशन होता है, इनका बैलेंस बना रहता है। जब कभी या तो स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया या उसका इनिबिशन कम हो गया, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ब्रेन में, वो मिर्गी की तरह एक झटके की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मिर्गी भी बहुत अलग अलग तरह की होती है, बहुत अलग अलग कारण होते हैं। कुछ एपिलेप्सी मिर्गी जो होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, कुछ होती हैं क्योंकि बच्चे को जन्म के समय या तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी रही हो, या ग्लूकोज की कमी रही हो, या और कोई भी दिक्कत जन्म के समय हुई हो। गिरने की वजह से दिमाग में खून बह गया हो, उसकी वजह से मिर्गी हो सकती हैं। स्ट्रोक हुआ हो, उसकी वजह से भी मिर्गी हो सकती हैं। ऑटो इम्यून कारण होते हैं, बहुत अलग अलग कारण होते हैं मिर्गी के होने के। मिर्गी के लिए स्पेशली इंडिया में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोग बताना नहीं पसंद करते कि उनको मिर्गी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते। शादी के समय नहीं बताना पसंद करते कि लड़की को मिर्गी है, शादी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टिग्मा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। लाइक एनी अदर डिसऑर्डर, चाहे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, मिर्गी भी एक डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट है, 100% ट्रीटमेंट है। तो उसको इस तरह से उसको स्टिग्मेटाइज करना एक बहुत ही गलत प्रथा है हमारे देश में। सर ये जो एपिलेप्सी है ये किस तरीके से प्रेजेंट करती है? तो एपिलेप्सी अलग अलग बच्चों में, अलग अलग एडल्ट्स में अलग तरह से प्रेजेंट कर सकती है। आमतौर से जो हम देखते हैं मिर्गी का झटका, हाथ पैर अकड़ गए, आंखें ऊपर पलट गईं, वो जीटीसीएस बोलते हैं, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। वो एक प्रकार है मिर्गी का। बट इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं मिर्गी के, जैसे कि सिर्फ एक हाथ का झटकना, कुछ लोग ऐसे उनके लिप्स स्मैकिंग होने लगे, अपने कपड़े एक तरफ से ऐसे खींचने लगे, ये भी एक मिर्गी का प्रकार है। मेरे पास कुछ हफ्तों पहले एक पेशेंट आए थे जिनकी सिर्फ कंप्लेन थी कि बच्चा बैठे बैठे हंसने लगता है। इस कंप्लेन के लिए वो 4 साल से अलग अलग लोगों को दिखा रहे थे, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्हें लगा बच्चा पागल है, उसका झाड़ फूक भी करा लिया, सब करा लिया। फिर वो मेरे पास आए इस कंप्लेन के साथ। अब ये जो अचानक से हंसने वाली प्रॉब्लम है,
बिना किसी बात के अगर कोई हंस रहा है, दीज आर कॉल्ड जेलास्टिक सीजर्स। हमने उसका एमआरआई कराया, एमआरआई में उसके ब्रेन ट्यूमर था, उसको हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा बोलते हैं। वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से बच्चे को इस तरह के झटके हो रहे थे। इसके अलावा एक एब्सेंस सीजर्स नाम के झटके होते हैं, जो कि आमतौर से स्कूल से कंप्लेन आएगी कि बच्चा डे ड्रीम करता रहता है, बैठा रहता है, फिर हवा में ऐसे ही ब्लैंक स्टेयर करता रहेगा। दीज आर कॉल्ड एब्सेंस सीजर्स। ये दिन में 100 से 200 तक झटके हो सकते हैं। बहुत ही सटल सीजर्स होते हैं, सिर्फ बच्चा ऐसे सामने देखता रहेगा, आप उसको बोलेंगे, उसका नाम बुलाएंगे, उस समय वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा। इसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई में भी बाधा आने लगती है, उसको अटेंशन डेफिसिट होने लगता है। तो स्कूल में यूजुअली समझा जाता है कि बच्चा डे ड्रीम करता है, खोया रहता है। तो ये कंप्लेन आती है, ऐसा ही बच्चे काफ़ी आए हैं हमारे पास। इसके अलावा कई सारे ऐसे रेगुलर बॉडी मूवमेंट्स होते हैं जो कि मिर्गी या एपिलेप्सी की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों में बुखार आने के बाद आमतौर से झटके की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। बट फेब्राइल सीजर की डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि बच्चे में और कोई दिक्कत ना रही हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल रहा हो, उसके ब्रेन में और कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ना हो, तो इनको फेब्राइल सीजर बोलते हैं। ये एपिलेप्सी की कैटेगरी में नहीं आते, ये खुद ही 6 साल की उम्र तक ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा और कुछ रिफ्लेक्स सीजर्स होते हैं जो कि एपिलेप्सी की कैटेगरी में नहीं आते, जैसे स्पेशली साउथ इंडिया में एक बहुत कॉमन तरह का झटका होता है। जैसे जैसे ही बच्चे के सर पे पानी डालते हैं, स्पेशली गर्म पानी, बच्चा अकड़ जाता है, उसको झटके आ जाते हैं। इनको रिफ्लेक्स सीजर्स बोलते हैं, हॉट वाटर एपिलेप्सी। इसके अलावा और भी रिफ्लेक्स सीजर होते हैं, जैसे बच्चा रोते रोते नीला पड़ जाए और अकड़ जाए, इसको बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स विथ रिफ्लेक्स एनॉक्सिक सीजर्स। तो ये सब झटके के ही टाइप्स हैं, बट ये मिर्गी नहीं है, क्योंकि मिर्गी जब हम बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं, उसका मतलब होता है कि उस बच्चे को प्री डिस्पोजिशन है बार बार झटके आने का। ये रिफ्लेक्स सीजर्स जब जो होते हैं, इनमें अगर इनका ट्रिगर जो है वो हम हटा दें, तो इन बच्चों में वो झटके नहीं होते। वैसे ही फेब्राइल सीजर में अगर बच्चे का फीवर हम कंट्रोल कर लें, मोस्ट ऑफ द टाइम इन बच्चों को झटके नहीं आते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सवाल पेरेंट्स का रहता है कि जो मिर्गी है, क्या ये ज़िंदगी भर चलेगी, इस दवाई क्या ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी? तो ऐसा भी नहीं है। जो एपिलेप्सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एपिलेप्सी रहती हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को 2 साल तक मेडिसिन पे रखें, जो एंटी सीजर मेडिकेशंस होती हैं। 2 साल तक अगर बच्चे की मिर्गी कंट्रोल रही, एक झटका भी नहीं आया, और फिर कुछ टेस्ट होते हैं लाइक ईईजी, वो नॉर्मल आया, तो धीरे धीरे करके बच्चे की मिर्गी की दवाई हम बंद कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसी एपिलेप्सीज होती हैं, जैसे कि जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, उनका जेनेटिक कारण होता है। ये वाली एपिलेप्सीज ज़िंदगी भर रह सकती हैं। तो ये एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएगा कि बच्चे की कितने ड्यूरेशन तक कौन सी मेडिसिन देनी है, क्योंकि हर एपिलेप्सी की मेडिसिन भी हर तरह की मिर्गी में काम नहीं करती। बहुत स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं, स्पेसिफिक डायग्नोसिस होती है। सर, लास्ट में अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपको इस सब्जेक्ट में रुचि आया और आपने अपनी मेडिकल साइंस की स्टडी इस पर्टिकुलर टॉपिक में करी। मुझे न्यूरोलॉजी और स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में बहुत, जब मैं मेडिसिन में घुसा था, एमबीबीएस में घुसा था, तब से ही इंटरेस्ट था। और ये एक बहुत, स्पेशली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एक बहुत नई ब्रांच है, कुछ पिछले 5-10 सालों में ही ऊपर आई है, और ये बहुत निगलेक्टेड ब्रांच है अपने इंडिया में। स्पेशली ये जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, अमूमन बहुत निगलेक्टेड रहते हैं। जब मैं एमबीबीएस में था, तब तब भी हमने ये बहुत देखा था, सेरेब्रल पैल्सी वाले जो बच्चे रहते थे, आमतौर से बहुत निगलेक्टेड रहते थे। पब्लिक का और इवन कुछ डॉक्टर्स का ये आउटलुक रहता था कि इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है, इनको रहने दो ऐसी, जितना जल्दी हो सके डिस्चार्ज कर दो। अनफॉर्चुनेटली ये आउटलुक रहता था इवन डॉक्टर्स का। तो ये मुझे बहुत प्रोफाउंडली अफेक्ट किया था। मैं चाहता था इसमें कुछ चेंज लाऊं, और इसलिए मैंने ये ब्रांच ली, और आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज लोगों में, आउटलुक में। छोटी कोशिश है। क्योंकि सर जैसे बहुत पॉडकास्ट हम लेते हैं तो डॉक्टर्स बहुत होते हैं, बहुतों से बात होती है
बहुत लोगों से मिलती है, पर बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो जिस सब्जेक्ट को परस्यू कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो उतना ना उसको पैशनेटली बताएं। तो मुझे ऐसा बहुत फील हुआ कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पीछे बहुत पैशनेटली लगे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके। एंड बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं आपके जैसे जो इतने बड़े विषयों पे लड़ मेडिसिन एक रहे हैं। ऐसी फील्ड है, अगर आप पैशनेट नहीं है, आई वुड नॉट एडवाइस कि आप मेडिसिन में जाएं। अगर मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग केस आता है, जो मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ बट पेरेंट्स के लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक होता है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो भी मैं उसी पेशेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ, शाम में रात में सोने जाता हूँ तो भी शायद उसी पेशेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ। शादी हो गई सर? शादी हो गई है, बेटी भी है छोटी सी। ओके सर। तो सब है, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप पैशनेट नहीं है अपने प्रोफेशन के बारे में तो यू शुड नॉट गेट इनटू मेडिसिन। कई और ब्रांचेस हो सकती हैं जिसमें आप काम चला सकते हैं, बट मेडिसिन वैसी ब्रांच नहीं है। सर थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल के हमारे लिए आए। लास्ट में सर, थैंक यू। अगर जनता से कुछ भी कहना चाहें, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या फिर जिनके भी बच्चे इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और वो चाहते हैं रिकवर करना, तो कुछ भी आप उनके लिए कहना चाहें सर तो। मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करें। अगर कोई एक प्रेजेंट है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, वो है आपका समय। आप अपने बच्चे को समय दें, उसके माइलस्टोन्स देखें, उसके माइलस्टोन्स का ट्रैक रखें। कोई कहीं पे डिले हो रहा है तो उसको जितनी जल्दी उसका इंटरवेंशन हो सकता है, जितनी जल्दी आप एक डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, उसका इंटरवेंशन स्टार्ट होगा, उतना ही आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो